हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस। आज भारतीय संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज भारतीय संविधान दिवस है, तो भारतीय संविधान के जो आर्टिकल्स है 13 और 368, उन दोनों का अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे और संविधान दिवस के ऊपर एक अनूठा कार्य करेंगे जो संविधान को जानने में आप सभी को अच्छा लगेगा। बात करते हैं आर्टिकल 13 की। आर्टिकल 13 में यह बताया कि जो मूल अधिकार है में असंगत या उनका अल्पीकरण वाली विधियों के बारे में बताया गया है, यानी जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताया गया है। अब जुडिशियल रिव्यू कैसे करेंगे कि कोई कोर्ट है या कोई कोर्ट का कोई ऑफिसर के द्वारा कोई जजमेंट दिया या उसका आदेश का अपन को वापस पुनर्विलोकन करना होता है। यदि कोई विधायिका या कार्यपालिका द्वारा किसी विषय पर लॉ बनाती है और संविधान से असंगत हो जाती है, तो न्यायपालिका द्वारा उनका न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू करके उस लॉ को वॉइड या शून्य घोषित करके उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। यही जुडिशियल रिव्यू है। अब जो अमेरिका का संविधान है उसमें जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान नहीं था, लेकिन एक केस आया था, उसमें जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताया गया था। वो पहला केस था मार्बरी वर्सेस मेडिसन का मामला। तो इस केस के अंदर जस्टिस मार्शल ने न्यायिक पुनर्विलोकन दिया था और भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन अमेरिका से लिया गया। यानी अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन कहाँ से आया है, तो अमेरिका से आया है। जस्टिस मार्शल ने इस विलोकन में दो विधियाँ बनाई। पहला सामान्य विधि, दूसरा विशिष्ट विधि। संविधान में प्रत्यक्ष रूप से जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान तो दिया हुआ नहीं है, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो जुडिशियल रिव्यू को कुछ आर्टिकल में बताया गया है। तो वो आर्टिकल निम्न प्रकार से हैं। आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 226 है, आर्टिकल 227 है। तो जुडिशियल रिव्यू को इन आर्टिकल के अंदर देखा जा सकता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 13 जो मूल अधिकार से असंगत व अल्पीकरण करने वाली विधियां के जो ये आर्टिकल है, आर्टिकल 13 क्लोज 1 जो असंगत के बारे में बता रहा है, जो भूतलक्षी प्रवर्तन पर लागू नहीं करेगा। भूतलक्षी प्रवर्तन मतलब जो पुराने कानून के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। आच्छादन का सिद्धांत पर ये आर्टिकल 13 क्लोज 1 अप्लाई करता है। अब आर्टिकल 13 क्लोज 1 जो संविधान की पूर्व विधियाँ हैं, जो प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य में प्रवृत्त विधियाँ उस मात्रा तक शून्य हो जाएगी जहाँ तक भाग 3 के उपबंध असंगत की मात्रा तक शून्य होगी। कहने का तात्पर्य है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। यानी जो संविधान से पूर्व की जो भी लॉ है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कह सकते हैं अपन, वो क्या होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के किसी राज्य में प्रवृत्त विधियाँ उस मात्रा तक शून्य होगी जहाँ तक भाग 3 के उपलब्ध असंगत की मात्रा तक शून्य होगा। इसमें यह बताया गया है। अब आर्टिकल 13 क्लोज 2 यह पृथक्करणता सिद्धांत पर आधारित है, जो विरोध व असंगत की मात्रा को शून्य के बारे में बतलाता है।
जो संविधानोत्तर विधि या संविधान लागू होने के बाद की विधि के बारे में बतलाता है। भाग 3 मूल अधिकारों की असंगति व विरोध की मात्रा तक शून्य होगी, यानी जो ये विरोध और असंगत की मात्रा है वो संविधान लागू होने के बाद होगा, संविधानोत्तर विधि होगी और वहाँ तक शून्य होगा। ये सभी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया है। अब आर्टिकल 13 क्लोज 3 विधि शब्द की परिभाषा के बारे में बतलाता है कि एक विधि में क्या क्या परिभाषा हो सकती है। तो विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, नियम, विनियम, आदेश, उपविधि, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा ये सब शामिल होंगे। ये आर्टिकल 13 क्लोज 3 में बता रखा है। अब आते हैं आर्टिकल 13 क्लोज 4। इस आर्टिकल को कोई बात आर्टिकल 368 के अधीन इस संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं करेगी। यानी इसमें ये बता दिया गया है कि इस आर्टिकल को की कोई भी बात, यानी आर्टिकल 13 की कोई भी बात आर्टिकल 368 के अधीन संविधान संशोधन को लागू नहीं करेगा। यानी अपन अगर बात करें तो आर्टिकल 368 क्लोज 3 और आर्टिकल 13 क्लोज 4 जो कि 24 संविधान संशोधन 1971 में जोड़ा गया था, तो उसको भी चुनौती दी गई थी। आर्टिकल 13 क्लोज 4 को चुनौती दी गई, जो केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973 24वें संविधान संशोधन में उसको चुनौती दी गई। अब बात करते हैं कि जो आर्टिकल 13 क्लोज 1 है उसमें एक प्रिंसिपल अप्लाई होता है, आच्छादन का सिद्धांत, या अपन इसे ग्रहण का भी सिद्धांत कह सकते हैं। तो इस सिद्धांत के अंदर आर्टिकल 13(1) पर अप्लाई होता है और 13(1) आर्टिकल के अनुसार संविधान लागू होने से पूर्व की विधियां संविधान लागू होने के बाद उस मात्रा तक अवैध हो जाएगी जहां तक कि वह मूल अधिकार भाग 3 से असंगत है। ऐसी विधियां प्रारंभ से ही शून्य नहीं होती, बल्कि अधिकारों को प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। ऐसे कानून बिल्कुल लुप्त नहीं होते हैं, वे केवल मूल अधिकारों द्वारा आच्छादित हो जाते हैं। तो अपन बात करते हैं कि क्या ऐसी विधियों को पुनर्जीवित किया जा सकता है। तो पहला केस आया था भिकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1955 सुप्रीम कोर्ट। इस मामले में संविधान के जो पूर्व अधिनियमित बरार मोटर यान अधिनियम 1947 के अंदर एक्ट था, जो राज्य को मोटर व्यापार अधिनियम जब बना था उस समय विधिमान्य था, परंतु संविधान लागू होने 1950 के बाद शून्य हो गया। मतलब तो उस टाइम तो ये लागू था और संविधान लागू होने के बाद ये वॉइड हो गया, क्योंकि वह आर्टिकल 19(1) का उल्लंघन करता था। परंतु अगर बात करें कि फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 आर्टिकल 19(b) में संविधान संशोधन कर राज्य को किसी व्यापार में एकाधिकार सृजित करने की शक्ति प्रदान की गई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संविधान संशोधन अथवा प्राय विधि पुनर्जीवित हो उठी है। तो अपन अगर बात करें कि क्या आच्छादन का सिद्धांत संविधान लागू होने के बाद जो विधि लागू हुई है उन पर भी लागू होगा, तो फिर एक केस आया सागिर अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1954 सुप्रीम कोर्ट। तो आच्छादन का सिद्धांत संविधानोत्तर विधियों पर लागू नहीं होता है, क्योंकि मूल अधिकारों से असंगत विधि प्रारंभ से ही शून्य मानी जाती है, अतः बाद में दिया गया संशोधन उन्हें मान्य नहीं बना सकेगा। इसमें भी एक अलग बात कही है। एक और केस आया
स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स 1974 सुप्रीम कोर्ट। इसमें कह दिया कि आच्छादन का सिद्धांत संविधानोत्तर विधियों पर लागू होता है। फिर एक और केस आया, दुलारे लोध वर्सेस थर्ड एडिशनल जज कानपुर, जो ये 1985 सुप्रीम कोर्ट का केस था। उसमें कहा कि आच्छादन का सिद्धांत लागू होता है। आर्टिकल 13 क्लोज 1 पर आच्छादन का सिद्धांत लागू होता है। अब बात करते हैं कि आर्टिकल 13 क्लोज 2, उसमें भी एक प्रिंसिपल अप्लाई होता है। वो प्रिंसिपल है पृथक करने का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी अधिनियम का अवैध भाग उसके शेष भाग से बिना विधानमंडल के आशय से, अर्थात अधिनियम के मूल उद्देश्य को समाप्त किए बिना अलग किया जाता है, तो केवल मूल अधिकार से असंगत वाला भाग ही अवैध घोषित किया जाएगा, पूरे अधिनियम को नहीं। अगर एक वाक्यांश से इसको स्पष्ट करते हैं अपन, तो अधिनियम के केवल वे ही भाग अवैध घोषित किए जाएंगे जो मूल अधिकार से असंगत या विरोध में हो। संपूर्ण अधिनियम को अपन इसको अलग नहीं करेंगे, ये बात का विशेष ध्यान रखेंगे। और भी अपन सरल शब्दों में इस बात को समझें कि अधिनियम का वह भाग जो मूल अधिकार से पृथक किया जा सकता है, यदि अधिनियम से पृथक किया जा सकता है तो उसे पृथक कर दिया जाएगा। परंतु यदि ऐसा भाग जो अधिनियम में इस प्रकार मिला हुआ है कि उन्हें किसी भी परिस्थितियों में अलग नहीं किया जा सकता, तो संपूर्ण अधिनियम को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। ये एक सरल भाषा में अपन इसको पृथक करने के सिद्धांत को समझ सकते हैं। अब बात करते हैं एक केस की, जिसमें AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 सुप्रीम कोर्ट। तो इस मामले में कहा गया कि जो निवारक निरोध अधिनियम 1950 की जो धारा 14 है की विधि मान्यता को चुनौती दी गई थी, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी की विधि मान्यता की जांच कराने की न्यायालय की शक्ति ली गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने धारा 14 को असंवैधानिक घोषित कर दिया और यह भी कहा कि धारा को अलग कर देने से उसकी प्रकृति, संरचना, उद्देश्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अतः धारा 14 को अवैध घोषित कर देने से अधिनियम के शेष भाग पर कोई प्रावधान नहीं पड़ेगा। तो इसमें एक भाग को अवैध घोषित कर दिया और शेष भाग को कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो उसमें यह पृथक करने सिद्धांत अप्लाई हुआ इस केस के अंदर। दूसरा केस लेते हैं, स्टेट ऑफ बम्बई वर्सेस बालसारा 1951 सुप्रीम कोर्ट। इस मामले में बम्बई प्रांत महानिषेध अधिनियम 1949 एक एक्ट है, तो इसके अंदर कुछ उपबंध को असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो भी शेष अधिनियम इस प्रकार कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह वैध बना रहा, यानी जो भी शेष जो प्रोविजन थे वो उसका वैध रहे, वैलिड रहे। तीसरा केस लेते हैं, रोमेश थापर वर्सेस मद्रास राज्य 1950 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां की विधि का आशय मूल अधिकारों का निर्बंध लगाने का प्राधिकार देता है और वह ऐसी व्यापक भाषा में है जो संविधान द्वारा विहित सीमाओं के अंदर और बाहर दोनों प्रकार के निर्बंधों में आती है, और जहां दोनों को पृथक करना संभव नहीं है, वहां पूरे अधिनियम को अवैध घोषित कर दिया जाएगा, जब तक ऐसे उद्देश्यों के लिए जो कि संविधान द्वारा अनुमोदित नहीं है, इसके लागू होने की संभावना को दूर नहीं कर दिया जाए, तब तक उस विधि को पूर्णतः असंवैधानिक एवं शून्य घोषित किया जाना ही आवश्यक है। अब बात करते हैं कि क्या
पृथक्करणता सिद्धांत संविधान संशोधन पर भी लागू होता है? तो एक केस है कि होतो होलान वर्सेस जाचिलू 1913 सुप्रीम कोर्ट। इस मामले में दल बदल अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया, जो 10वीं अनुसूची के पैरा 4 को असंवैधानिक घोषित कर दिया, किंतु इसमें यह निर्णय दिया कि उसे निकाल देने से पूरे एक्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और वह विधिमान्य बना रहेगा, और पैरा 7 के अधीन स्वीकार का निर्णय दल बदल के प्रश्न पर अंतिम बना दिया गया, यानी इसे शून्य घोषित कर दिया गया। तो कुल मिलाकर बात करते हैं कि पृथक्करण सिद्धांत संविधान संशोधन में भी लागू होता है। अब बात करते हैं कि अभित्याग का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर, कि कोई भी व्यक्ति संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को स्वेच्छा से त्याग नहीं कर सकता। मूल अधिकार केवल व्यक्तिगत हित के लिए ही नहीं, वरन लोक नीति के आधार पर जन साधारण के हित के लिए संविधान में समाविष्ट किया गया है। तो इसके अंदर एक केस आया था, बहराम खुर्शीद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1955 सुप्रीम कोर्ट, कि कोई भी व्यक्ति संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को स्वेच्छा से नहीं त्याग सकता। ये बहुत ही अच्छा जजमेंट आया था। अब बात करेंगे अपन आर्टिकल 368, जो संविधान का संशोधन करने की संसद को शक्ति है और उसका क्या प्रोसीजर है। तो अपन एक विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं अभी कि भाई आर्टिकल 368 के अंदर कैसे किया जाता है संशोधन। आप लोगों को बता दें कि जो ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वह साउथ अफ्रीका से लिया गया है। अब जो मूल संविधान में जो आर्टिकल 368 की भाषा है कि निम्न प्रकार है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। आर्टिकल 368 में शक्ति शब्द का प्रयोग नहीं था पहले। आर्टिकल 368 24वें संविधान संशोधन द्वारा संसद को शक्ति शब्द जोड़ा गया। आर्टिकल 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति है। इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। यह बैठक तब बुलाई जाती है जब कोई बिल एक सदन द्वारा पास कर दिया जाता है परंतु दूसरे सदन सभा द्वारा उसे पास नहीं किया जाता, तब राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकेगा। एक नोट और पढ़ते हैं अपन, संविधान संशोधन के बिल और राष्ट्रपति के पुनर्विचार के कारण भी राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला नहीं सकता। संविधान संशोधन बिल राष्ट्रपति पुनः लौटा नहीं सकता। तो कुछ नोट्स थे जो आर्टिकल 368 के पढ़ने से पहले अपन को ध्यान में रखने होते हैं। अब अपन आर्टिकल 368 क्लोज 1 यह पढ़ते हैं कि संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करके उपबंधों में परिवर्तन, अनुच्छेद 19(2) में परिवर्तन, आर्टिकल 21(1) या निरसन 19(1)(f) कर सकती है, अर्थात संशोधन कर सकती है। आर्टिकल 368 क्लोज 2 ये बतलाता है कि कोई भी बिल विधेयक संसद के दोनों सदनों लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी सदन में पेश किया जाता है या किया जा सकेगा। यह विधेयक पारित करने के लिए निम्न प्रक्रिया का अनुसरण करना पड़ता है।
प्रक्रिया के अंदर जो 2/3 बहुमत से या विशेष बहुमत से इक्वल टू कुल सदस्य के 2/3 या प्लस उपस्थित या मत देने वाले का 2/3 लोकसभा व राज्यसभा में बिल पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए आर्टिकल 111 में भेजा जाता है। अब बात करते हैं अपन कि साधारण बहुमत और विशेष बहुमत ये क्या है। अगर साधारण बहुमत की बात करें तो आर्टिकल 4 अनुच्छेद 2 व 3, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 239 से अनुसूची 5 और 6, इसमें 2/3 वाले बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। नोट कि भाई जो निर्वाचन क्षेत्र है, जैसे निर्वाचन क्षेत्र है, MP, MLA के वेतन भत्तों को साधारण बहुमत से पारित कर सकते हैं। क्षेत्रों का परिसमन भी साधारण बहुमत से किया जाता है। तो विशेष बहुमत होता है कि स्पेशल मेजोरिटी, टोटल मेजोरिटी 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। जो विशेष बहुमत है वो 1/2 से अधिक राज्यों का बहुमत प्लस विशेष बहुमत। तो इनमें 3 कैटेगरी के अंदर अपन उसको डिवाइड कर सकते हैं: कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। कार्यपालिका आर्टिकल 54 और 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, आर्टिकल 73, 162 संघ व कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, इसमें विशेष बहुमत से काम किया जाता है। न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, आर्टिकल 124, 147, 214, 331, 241, तो इन आर्टिकल के अंदर विशेष बहुमत से होता है। विधायिका अनुच्छेद 245 से 255, शेड्यूल 4 और 7, आर्टिकल 368, तो ये सभी विशेष बहुमत के अंदर आते हैं। परंतु जो अनुसूची है वहाँ संशोधन या बिल पास करना हो तो दोनों सदनों की 2/3 बहुमत की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पहले 1/2 से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक होगा। तत्पश्चात राष्ट्रपति को हस्ताक्षर के लिए भी भेजा जाएगा। कोई भी बिल किसी भी सदन में पेश किया जा सकेगा, परंतु धन विधेयक और वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किए जा सकेंगे। तो आर्टिकल 13 क्लोज 2 ये अपन को विधि शब्द के अंदर शामिल है, ये संविधान संशोधन में भी शामिल है। तो जो उसमें न्यायिक निर्णय आए थे वह अपन किस प्रकार के हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला केस था कामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1950, फर्स्ट संशोधन 1951। इसमें सरकार ने एक भूमि अधिग्रहण अधिनियम पारित किया जो आर्टिकल 119(1) के अंदर अतिक्रमण कर रहा था। इस मामले में उस अधिनियम को चुनौती दी गई कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधि शब्द में संविधान संशोधन शामिल ही नहीं है। फिर एक केस आया शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951, सुप्रीम कोर्ट। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 13 क्लोज 3 में विधि शब्द में संविधान संशोधन शामिल नहीं है, विधि शब्द में सामान्य विधियां शामिल है, ये बात कही कि विधि शब्द में संविधान संशोधन शामिल नहीं है, विधि शब्द में केवल सामान्य विधियां शामिल है। उस समय जो CJI थे पतंजलि शास्त्री, उन्होंने ये जजमेंट दिया था। फिर बात आई 17वें संविधान संशोधन हुआ, केस सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965, सुप्रीम कोर्ट। उस समय जो CJI थे गजेंद्र गडकरी और अल्पमत में थे जस्टिस माधोलकर।
तो इस मामले में जो शंकरी प्रसाद का मामला आया था उसको अनुसरण किया और कहा कि विधि शब्द में सामान्य विधि आती है। अब बात करते हैं 17 संविधान संशोधन, जो एक कोर केस हुआ था कि गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 सुप्रीम कोर्ट। उसमें 9वीं अनुसूची को चुनौती दी गई कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के अंतर्गत जो विधि शब्द है उसमें आर्टिकल 368 के द्वारा किया गया संविधान संशोधन भी विधि शब्द में शामिल होता है तथा विधि शब्द में शामिल होने के कारण उसका जुडिशियल रिव्यू भी किया जा सकता है। इस मामले में भी कुछ बिंदु बताए गए, तो वो बिंदु अपन पढ़ते हैं। पहला बताएगा मार्जिनल नोट के नो पावर, जो आर्टिकल 368 है, संसद को संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया बताई गई है, उसमें शक्ति नहीं है, यानी उसको पावर नहीं है। यह 24वां संविधान संशोधन बताया है। फिर लिमिटेशन की बात कही कि संविधान स्वयं मूल अधिकार के अतिक्रमण पर प्रतिबंध लगाता है, न्यायपालिका पर नहीं। फिर असेंबली के लिए बात की गई कि संसद मूल अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती, यदि करना ही है तो पुनः संविधान सभा का गठन करना होगा या नई सभा बनाना होगा। फिर बात कही आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के में विधि शब्द के अंतर्गत संविधान संशोधन भी शामिल है। फिर एक और बात कही प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, जो भविष्य लक्ष्य प्रत्यादेश का सिद्धांत कहते हैं। इसमें जो केस स्थापन के शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के निर्णय को लड़ते हुए यह निर्णय दिया कि जो ये भविष्य प्रतिलक्ष्य के प्रत्यादेश है उसका प्रभाव रहेगा। उस समय सीजे सुब्बाराव थे और उसमें 11 जजेस थे जो 6:5 के अंदर उन्होंने जजमेंट दिया था। जो ये 24वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें गोलकनाथ के मामले में भी जो निर्णय दिया उसके प्रभाव को दूर करने के लिए 24वां संविधान संशोधन 1971 में किया गया, जिसमें आर्टिकल 13 क्लॉज 4 और आर्टिकल 368 क्लॉज 3 जोड़ा गया। इसमें यह प्रावधान किया कि जो न्यायालय संविधान द्वारा दिए गए संशोधन जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकेगा। फिर एक संविधान संशोधन कर दिया 25वां संविधान संशोधन कि उसके तुरंत पश्चात 25वां संविधान संशोधन 1971 आया, उसमें आर्टिकल 31C जोड़ दिया और यह प्रावधान कर दिया कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं आर्टिकल 37 भाग 3 जो मूल अधिकार से ऊपर होंगे तथा अधिकारिता भी रखेंगे। लो तो 25वां संविधान संशोधन करके इन्होंने ये बात रख दी। फिर इस बात को चुनौती दी गई केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973 सुप्रीम कोर्ट। इस मामले में 24वें और 25वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई कि जो सुप्रीम कोर्ट ने उस चुनौती को अस्वीकार करते हुए निर्णय दिया कि संसद को समस्त प्रकार की शक्ति है, यानी समस्त प्रकार की पावर है, वह संविधान में किसी भी प्रावधान या किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, यहाँ तक कि भाग 3 में भी, परंतु संसद संविधान के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकेगी। ये बहुत ही अच्छा जजमेंट केशवानंद भारती और केरल राज्य के अंदर आया। इस जजमेंट के अंदर संविधान सर्वाधिक जज की बेंच बैठी गई, मतलब 13 जजेज थे जो इसमें इस केस को सुनाया और निर्णय दिया। और जो भी निर्णय दिया गया था वो लगभग 9000 पेज से भी अधिक पेजों के अंदर निर्णय दिया गया था। और उस समय जो सीजेआई थे क्या नाम उनका, सिकरी,
सिकरी साहब थे तो बहुत ही अच्छा जजमेंट दिया गया था। इस मामले में भी गोलकनाथ के निर्णय को उलट दिया और संविधान पीठ में कम से कम 5 जजेस होते ही हैं, आप सभी को पता है। फिर एक 42वां संविधान संशोधन हुआ जो 1976 के अंदर हुआ। तो उसमें जो केशवानंद भारती का जो जजमेंट दिया गया तो उसके प्रभाव को दूर करने के लिए 42वां संविधान संशोधन 1976 करके आर्टिकल 368 क्लोज 4 और क्लोज 5 जोड़ा, जिसमें यानी आर्टिकल 368 क्लोज 4 42वां संविधान संशोधन 1976 की सेक्शन 55 के प्रारंभ में से पहले या बाद में यदि कोई संविधान संशोधन किया गया है तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 368 क्लोज 5 की, कि जो भी शंकाओं को दूर करना है के लिए यह भी बतलाया गया कि संसद किसी भी उपबंध में परिवर्तन या निरसन कर सकेगी। इस विषय में संसद को सर्वशक्तियां प्राप्त होगी, उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध या रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता। आर्टिकल 368(5) में ये बात कह दी। फिर एक केस हुआ, मतलब जो 42वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें एक मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 42वां संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 368 क्लोज 4 और 5 को जोड़ा तो उसमें उन्होंने असंवैधानिक घोषित कर दिया और केशवानंद भारती के निर्णय को पुनर्जीवित कर दिया। फिर एक संशोधन हुआ 44वां संविधान संशोधन, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण। इस मामले में इंदिरा गांधी के अवैध रूप से चुनाव जीतने को चुनौती दी गई, जिसमें न्यायालय ने चुनौती स्वीकार करते हुए चुनाव को अवैध घोषित कर दिया और 6 माह तक चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया। इस अवैध चुनाव घोषित किए जाने के बाद संविधान में 44वां संविधान संशोधन करके आर्टिकल 329A जोड़ा गया, जिसे कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था और यह निर्णय दिया गया कि आप चुनाव लड़ सकते हैं और प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, अर्थात चुनाव की अवैधता 6 माह के प्रतिबंध को हटा दिया गया। कुल मिलाकर आज अपन ने आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 के बारे में जाना, उसकी प्रक्रिया के बारे में जाना, उसके विभिन्न प्रकार के केसों के बारे में भी जाना कि किस मामले में किसने चुनौती दी, कौन से मामले में क्या लागू किया, किस मामले में किस केस में उसको ओवरराइड हुआ, कौन सा ओवररूल किया, किस में कुछ उसको निर्णय को पुनर्जीवित कर दिया। तो ये कुल मिलाकर अपन ने जो 10-12 केसेस पढ़े हैं वो वापस आप ध्यान से सुने, ध्यान से लिखें और अच्छे से याद करें। अगर किसी को वीडियो में समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को वापस सुने ताकि आपको वापस समझ में आ जाए। इसी तरह आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको जो आर्टिकल 13 और 368 के बारे में जो भी मैंने बातें बताई है वो आप सभी को पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिल सके। धन्यवाद।